आ जाओ आगे बढ़ते हैं। द फाइनाइट प्रिंट सबसेट बीएस या वर्सेस प्रॉपर सबसेट। अब दो बातें होती हैं, एक सबसेट होता है और एक प्रॉपर सबसेट होता है। इसको भी मैं बहुत क्लियर आपको इस वाले स्लाइड में समझाना चाहता हूं। सबसेट बी इज सबसेट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, बी कैन बी स्मॉलर देन ए और बी कैन बी इक्वल टू ए। ठीक है, मैं आपसे क्या कहता हूं कि सर बी ए का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है कब, या तो बी आपका ए से क्या हो, स्मॉलर हो, और या तो बी इज इक्वल टू क्या हो, ए हो। लेकिन ये सबसेट हो गया। प्रॉपर सबसेट क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए दैट इज नॉट इन बी, बी मस्ट बी स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन ए। तब हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट के लिए कम से कम ए का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी में ना हो, लेकिन बी के सारे एलिमेंट किस में हो, ए में, तब कहा जाता है कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, ए इज इक्वल टू 1 2, सबसेट ऑफ ए के सबसेट क्या होंगे, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये 1 2 नहीं हो सकता, ये 1 2 नहीं हो सकता। क्यों, अगर आप 1 2 की बात करेंगे तो दिस इज सेट ए, और अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स आपने लिख दिए दूसरे वाले सेट में, तो वो सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। मतलब प्रॉपर सबसेट के लिए कुछ छूटना बहुत जरूरी है, तो कोई एलिमेंट छूट जाए, जैसे आपने देखा इससे क्या क्या बन सकते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। ये 5 भी आपका एक सेट बना रहा है, 1 एक सेट बना रहा है, 2 एक सेट बना रहा है, 1 2 भी एक सेट बना रहा है। तो आप बोलेंगे कि यहां पर बड़ा क्लियर दिख रहा है कि सर प्रॉपर सबसेट के लिए एटलीस्ट एक तो छूटना जरूरी है। देखो हियर इज नॉट 1 2, यहां पर किसका प्रेजेंस नहीं है, 1 2 का प्रेजेंस नहीं है। बड़ा क्लियर हो गया। की डेफिनेशन क्या कहता है, सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए इज सबसेट ऑफ ए बट इट इज नॉट नेसेसरी प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सर कोई सेट अपने आप का सबसेट तो होता है, लेकिन कोई भी सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट हो, यह बिल्कुल गलत बात होती है। तो अगर आपसे मैं कहूं कि ए इज सबसेट ऑफ ए, करेक्ट है, और अगर मैं बोल दूं कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सर दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। ठीक है, आप बोलेंगे जी सर। आगे बढ़ो। द पावर सेट, पावर सेट क्या होता है समझिएगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। किसी एक पार्टिकुलर सेट के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं ना, जितने मैक्सिमम सबसेट्स पॉसिबल होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। लेट ए इज इक्वल टू 1 2, मैंने मान लिया एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 2। अब देखिए जब मैं पावर सेट लिखूंगा तो इसका सबसेट, इसका सबसेट 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। ये मैंने अलग अलग करके लिख दिया। आप बोलेंगे जी सर, जब मैं बारी लेकर के आऊंगा किसका, पावर सेट का, तो पावर सेट में ये सारे के सारे आने वाले हैं। कौन आएगा, आप बोलेंगे 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1 2 आएगा। मतलब ये सारे के सारे आने वाले हैं किसमें, पावर सेट में। द पावर सेट पी ए इज, आप देख रहे हैं 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 1 2 होगा। क्रूशियल पॉइंट आपका क्या होगा, द एलिमेंट ऑफ पावर सेट आर सेट्स देमसेल्व्स, द पावर सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी बिकॉज इट इज ए लीस्ट कंटेन्स द एम्प्टी सेट 5। समझ रहे हैं ना, हाँ, तो यही वाला पॉइंट यहां पर लिख दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अ फार्मूला फॉर पावर काउंटिंग ऑल सबसेट्स, अगर आपको सारे के सारे सबसेट्स की काउंटिंग करनी है, if a finite set A has n elements, that is number of element in A is equal to n, then the total number of subsets of A is equal to 2 raised to the power n। इसलिए A के जो टोटल सबसेट्स बनेंगे ना, उनकी संख्या कितनी बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2 पावर n। जैसे A इज इक्वल टू मैंने 1 लिखा तो Na इज इक्वल टू 1, if A is equal to 1 2 Na is equal to 2, if A is equal to 1 2 3 Na is equal to 3। तो जब मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू द पावर 1 2, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू द पावर 2, दिस इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 8।
अच्छा, दे आर 5 एंड 1, यहां पर सारा का सारा लिख दिया गया है। तो बस आप ऐसे समझो कि अगर आपके पास कोई एक फाइनाइट सेट है और उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है n, और अगर आपको यह बताना है कि सर पावर सेट जो होगा उस पावर सेट में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, तो पावर सेट की जैसे हम लोग बात करेंगे तो इट डिसाइड द कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, यहां पर जैसे आप यहां देख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज इक्वल टू p, number of element in set B is equal to Q, and the number of subset of A is 48 more than number of subset of B, what are the P and Q? देखो 2 raised to the power P minus 2 raised to the power Q is equal to 48। जब हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं तो सॉल्व करके मुझे P की वैल्यू क्या मिलती है 6 और Q की वैल्यू क्या मिलती है 4। कैसे एलिमिनेट किए हो, ऑप्शन से। अब देखो 2 रेज टू दी पावर 6 बोलूंगा तो क्या हो जाएगा 64, एंड 2 रेज टू दी पावर अगर मैं 4 की बात करूंगा तो क्या होगा 16। 64 में से 16 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 48। मतलब ऑन सॉल्विंग वी कैन से कि सर P इज इक्वल टू 6 एंड Q इज इक्वल टू हाउ मच 4। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ टू पावर, जो 2 की पावर होती है उसका क्या है, एक बेसिक आइडिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को आप चेक करिए। एलिमेंट्स और सबसेट्स, ये आपको चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट होगा और कौन सा सबसेट होगा। ठीक है, तो जैसे देखो, कंसीडर द सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, ये देखो भाई, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 1 बिलोंग्स टू A, 1 क्या होगा भाई, बिलोंग्स टू A होगा। बहुत बढ़िया भाई। 3 ये सेट है, 3 इज सबसेट ऑफ A, बहुत बढ़िया। 5 इज सबसेट ऑफ A, बहुत बढ़िया। 2 4 इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ये देखो 2 4 आपका सबसेट नहीं होगा। ये देखो सबसेट, प्रॉपर सबसेट बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? 4 तो है ही नहीं सेट A में। फिर आपसे कहता है कि 0 इज नॉट एलिमेंट, 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ A। भाई देखो 1 2 3 में कहीं आपको 0 दिख रहा है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, और 0 नहीं दिख रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ A, इट डज नॉट बिलोंग टू A। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाई दिया और ये सारी बातें आपने समझ लिया। मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा आपका क्या होगा, एलिमेंट होगा, और कौन सा आपका सबसेट होगा। बोलो भाई, ये बात क्लियर है सबको? आप बोलेंगे जी सर। आइए, योर फाउंडेशन टूल किट इन सेट थ्योरी। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, द कोर आइडिया, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहली बात मुझे ये समझ में आ गई कि जो सेट होता है ना, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, किसका, ऑब्जेक्ट्स का। लैंग्वेज में आपने देखा कि सर राइट सेट यूजिंग रोस्टर, लिस्टिंग और सेट बिल्डर रूल। हम लोग सेट को 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर मेथड से लिखते हैं, तो क्या लगाते हैं भाई, करली ब्रैकेट, और दूसरा हम लोग किससे लिखते हैं, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। ठीक है ना। जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया सेट का, तो मुझे मिला सेट्स कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। कोई सेट फाइनाइट भी हो सकता है और वो सेट आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है। देयर साइज इज देयर कार्डिनलिटी, जो सेट की साइज होती है वो उसकी क्या होती है, कार्डिनलिटी होती है, एंड डिनोटेड बाय NA। स्पेशल केसेस इंक्लूडिंग द सिंगल्टन सेट A एंड एम्प्टी सेट फाई। क्यों भाई, उन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने होते हैं, 1 ही होते हैं। द रिलेशनशिप जब हम लोग देखेंगे तो रिलेशनशिप क्या कहता है, सेट्स कैन बी इक्वल, 2 सेट इक्वल हो सकते हैं, और 1 कैन बी सबसेट ऑफ अदर, या तो एक सेट दूसरे सेट का क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट हो सकता है दूसरे वाले सेट का। ये सेट्स के बीच का आपसी क्या है, म्यूचुअल रिलेशन है। द मेटा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द पावर सेट PA इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। जो पावर सेट होता है ना, ये क्या होता है, जितने सबसेट्स बन सकते हैं उस सेट के, उन सब का क्या होता है, कलेक्शन। दिस इज कॉल्ड पावर सेट। फॉर सेट विद n एलिमेंट इट हैज 2 रेज टू द पावर n सबसेट्स। अगर हम पावर सेट की बात करते हैं तो कोई भी अगर n एलिमेंट रखने वाला सेट है, तो उसके जो टोटल
पावर सेट्स बनेंगे या टोटल एलिमेंट्स की संख्या अगर n है तो जो पावर सेट बनेगा वो 2 रेज टू द पावर n होगा। ठीक है, तो यहां से आपको ये पूरी बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। और यहां पर जो हम लोगों ने कवर करने का कोशिश किया है ना, वो सेट का बेसिक डेफिनेशन, इसके बाद में हम लोगों ने ये कवर किया कि सर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद में हमने ये समझा कि सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इसके बाद कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर पढ़ा हमने। उसके बाद हमने पावर सेट पढ़ा और इनके म्यूचुअल रिलेशन समझने का कोशिश किया। आई होप आपको ये पूरी की पूरी बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और आपका जो बेसिक्स है इसके रिगार्डिंग स्ट्रांग हुआ होगा। अगले वाले वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले होंगे वेन डायग्राम। सेट थियरी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसे हम लोग वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो वेन डायग्राम में हम इसके जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स है वो सब आपके साथ में डिस्कस कर देंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं सेट थ्योरी की सेकंड क्लास, जिसमें मेरा ऑब्जेक्टिव आपको वेन डायग्राम के बारे में बताना होगा। और इस वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले हमें टूल किट के बारे में जानना है कि हम लोग क्या क्या टूल किट्स को यूज़ करने वाले हैं इस वाले क्लास के रिगार्डिंग। सबसे पहले है आपका वेन डायग्राम्स, विजुलाइजिंग द रिलेशनशिप। ये जो वेन डायग्राम होता है ये रिलेशनशिप को विजुलाइज कर देता है या दिखा देता है कि बेसिकली क्या रिलेशंस यहाँ बन रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको लॉस सीखने हैं, सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस, कि एक्सप्रेशंस को हम लोग किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ऑपरेशंस आपको देखना है कि क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूनियन यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे, डिफरेंस यूज़ करेंगे एंड सिमेट्रिक डिफरेंस यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे एंड कैलकुलेटिंग द एलिमेंट्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि यूनियन में कितने एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन में कितने हैं, a माइनस बी में कितने हैं, b माइनस ए में कितने हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में कितने हैं। तो इन सब पर हम लोग यहाँ पर अपनी बात करने वाले हैं। हम सारी की सारी चीज़ों को आपको विजुलाइज करके दिखाने का प्रयास करेंगे, बस आप पूरी क्लास में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। द ब्लूप्रिंट क्या है, विजुलाइजिंग रिलेशनशिप विद वेन डायग्राम। सबसे पहले आप देखिएगा, टू clearly express the relationship between sets we use diagram known as Venn diagram. They are the visual foundation for all our tools. यहाँ पर हमने एक वेन डायग्राम बनाया है। यहाँ पर कौन सी चीज क्या है आप इसको देख लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस कंप्लीट सेट इज कॉल्ड यू एंड यू को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर एरिया। आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगुलर एरिया है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज आवर यूनिवर्स कंटेनिंग ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स। ये हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में जितने पॉसिबल एलिमेंट्स आ सकते हैं उन सब का ये क्या है, कलेक्शन है। सेट ए बी, सेट ए बी के बारे में बता दिया है, रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड एरियाज यूजुअली सर्कल्स। ये आपका सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दिस वन आल्सो डिनोटेड बाय द सर्कल। ठीक है ना। तो बेसिकली जब भी हमें सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है तो उसे हम एक सेट के द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आइए, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो यूनियन समझना है कि यूनियन क्या होता है। कॉन्सेप्ट, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए और इन बी और इन बोथ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं ए यूनियन बी क्या होता है। यूनियन का मतलब क्या हुआ, दोनों का कंबाइन, दोनों का जंक्शन। जंक्शन में तो यूनियन में वो सारे एलिमेंट होते हैं, चाहे वो ए में हो या बी में हो या मान के चलिए दोनों में हो। तो ए यूनियन बी को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स ए में हो अथवा एक्स बी में हो तो ये जो x होता है ए यूनियन बी में होता है। द केस क्या होता है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू -1 -2 0 1 2, अगर ऐसा है देन a यूनियन b इज इक्वल टू 1 2 3 4 -1 -2 0। मतलब जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने क्या किया, एक एक बार लिख दिया, तो वो जो सेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, यूनियन। देखिए ये 1 यहाँ भी आ गया 2 आ गया, 3 आ गया,
अब आप देख रहे हैं 4 आ गया, यहां से मैंने -1 ले लिया, -2 ले लिया, 0 लिया। चूंकि ये 1 और 2 आपके क्या हैं, रिपीटेड हैं, इसलिए सेट के अंदर कभी रिपीटिशन अलाउड होता नहीं, इसलिए इस 1 और 2 को हमने यहाँ पर नहीं रखा। ठीक है, आप बोलेंगे जी सर। आगे बढ़िए। सेकंड टूल आपसे क्या कहता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। जब तक मुझे इंटरसेक्शन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वी विल हैव टू डिटरमाइन द कॉमन वैल्यूज। सर हमें कॉमन वैल्यूज को डिटरमाइन करना होगा। क्या कॉन्सेप्ट कहता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट होता है जो ए और बी दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। केस क्या होता है, a is equal to 1 2 3 4, b is equal to -1 -2 0 1 2, then a intersection b is equal to 1 और 2। तो भाई यहां पर देख लीजिए, सेट ए दे दिया गया, सेट बी दे दिया गया। जब मैं इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों में हो। ठीक है, आप बोलेंगे जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड टूल आपसे क्या कहता है, डिफरेंस, रिमूविंग वन फ्रॉम अनदर। एक को अगर आप दूसरे में से हटा देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर एक को दूसरे में से हटा दिया जाए देन इट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ द सेट्स, या इसे हम लोग दो समुच्चयों के अंतर के बारे में जानते हैं। जैसे द डिफरेंस a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन a बट नॉट इन b। देखो भाई, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, वो सारे के सारे एलिमेंट जो a में तो हैं लेकिन वो एलिमेंट्स आपके b में नहीं हैं। b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, सर वो एलिमेंट्स जो b में तो हैं लेकिन a में नहीं हैं। आप इस वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन से एक चीज समझ सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। यहां पर a माइनस बी और b माइनस ए की वैल्यू इक्वल नहीं है। नोट, अनलाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन द डिफरेंस ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, a माइनस बी इज नॉट सेम एज b माइनस ए। समझ रहे हैं ना। जैसे आप सभी लोग एक चीज जानते हैं, कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि सर a यूनियन b बराबर आपका b यूनियन a होता है। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू आपका b इंटरसेक्शन a होता है, लेकिन जो आपका a माइनस बी है दिस इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। लेकिन बच्चों जो a माइनस बी की वैल्यू होती है और b माइनस ए की वैल्यू होती है ये आपस में बराबर नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है a माइनस बी एंड b माइनस ए आर नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं। आगे एडवांस टूल में अगर हम लोग बात करें तो दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट। एक तो सिमेट्रिक डिफरेंस समझना है और एक हमें क्या समझना है, कॉम्प्लीमेंट। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब फाइंडिंग व्हाट इज नॉट कॉमन, मतलब क्या कॉमन नहीं है उसी को निकालना आपका क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कलर्ड ग्राफ। कलर्ड ग्राफ के द्वारा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है, इफ u इज अ यूनिवर्सल सेट एंड a इज अ सबसेट ऑफ u देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स u दैट आर नॉट एलिमेंट ऑफ a। तो आप ऐसे देख लीजिए, अगर मुझे a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि इस यूनिवर्सल सेट में से अगर आप सेट ए को हटा दीजिएगा तो जो कुछ बचेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा, या दैट इज यू माइनस ए। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। आप बोलेंगे जी सर। आइए भाई, द रूल बुक, यहां पर मैं आपको रूल बुक प्रोवाइड करा दे रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ सेट्स एल्जेब्रा, सेट्स एल्जेब्रा का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, सबसे पहले आप समझिएगा आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। इंटरसेक्शन में क्या कहा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट। एंड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू हाउ मच ए, इसमें कॉमन सिर्फ ए आएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट
के बारे में भी आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। यहां से देख सकते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। ये जो डायग्राम कलर्ड में बनाया गया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये जो कलर डायग्राम दिख रहा है ये ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या है, डायग्राम है। जब मैं बोलूंगा कि यहां पर आपको डायग्राम किसका दिख रहा है, दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब यहां पर इस वाली बात को वो प्रूफ करना चाह रहा है किसके माध्यम से, तो आप बोलेंगे डायग्राम के माध्यम से। आप देख रहे हैं चाहे मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करूं या मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करूं, दोनों ही केस में जो डायग्राम कलर्ड डायग्राम है उनके एरियाज बराबर हैं, इसलिए मैं बोल सकता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डिमॉर्गन्स लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस पर काम करता है और डिमॉर्गन लॉ किस पर काम करता है, इसको समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब यूनियन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है किसमें, इंटरसेक्शन चेंज हो जाता है किसमें, यूनियन में, और यूनियन चेंज हो जाता है किसमें, इंटरसेक्शन में। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए यूनियन बी, और ये जो यूनियन का सिंबल है बच्चों ये चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपका वितरण का नियम होता है। फिर आगे आपका क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का डैश, डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो रहा होगा, ये जो यूनियन है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इंटरसेक्शन में, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर आप देख रहे हैं ना, जो इंटरसेक्शन है वो कन्वर्ट हो गया यूनियन में, और जो यूनियन है वो कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, इंटरसेक्शन में। यहां पर वेन डायग्राम से आपको चीजें रिप्रेजेंट करके दिखा दी गई हैं। पहला है आपका ए यूनियन बी का डैश, ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड दिस इज ए यूनियन बी होल डैश। और आप देख रहे हैं ये सारे के सारे आपस में क्या है, इक्वल है। दिस इज द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमॉर्गन लॉ, एंड आप ऐसे बोल सकते हैं कॉमन एसोसिएटिव लॉ। एग्री करते हो, यहां पर बड़ी चीजें विजुलाइज कराने का कोशिश किया गया है, आप शायद समझ पा रहे हैं मेरी बात को। डैश का सीधा सीधा मतलब होता है, जैसे कोई बोलेगा ए यूनियन बी का डैश, इसका मतलब यू माइनस ए यूनियन बी, यू माइनस ए यूनियन बी। अब जब मैं पूरे यू में से ए यूनियन बी को हटा दूंगा तो जो बचेगा वो आपका क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश होगा। ठीक बात है, आप बोलेंगे जी सर। आगे बढ़िए भाई। द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। अ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनियन, इट्स पर्पज इज टू अवॉइड डबल काउंटिंग। समझ रहे हैं ना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि एन ए यूनियन बी क्या होता है, जब ए और बी आपके डिसजॉइंट सेट्स ना हो, तो आप बोलेंगे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अगर कोई चीज आपकी दो बार काउंट हो चुकी है ना, तो उसको मैं दो बार काउंट नहीं करूंगा बल्कि एक बार क्या करूंगा, हटा दूंगा। दिस इज द टू स्टेप फार्मूला। ये टू स्टेप फार्मूला हो गया। थ्री स्टेप में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए भाई, द वर्कशॉप लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन में आइए हम लोग चीजों को समझते हैं। कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी दो सेट हों, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। आपसे कहता है कि ए और बी अगर दो सेट हैं तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा। अच्छा मुझे एक बार बताओ, ए यूनियन बी एक बड़ा सेट है, उसमें ए होगा, और ए में तो ए होगा ही, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए देन x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और ये इंप्लाई करता है कि सर इन दोनों में जो कॉमन होगा वो आपका सेट कौन सा हो जाएगा, ए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन। बच्चों ए यूनियन बी में ए है और ए में ऑलरेडी ए है, तो जब मैं दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो इंटरसेक्शन में तो ए आ ही जाएगा। इसका मतलब ये हो गया ए इज द राइट आंसर।
ठीक है। ये विजुलाइज कराया हमने किसको, ए यूनियन बी को। यहां पर आइडेंटिटी ए मतलब सिर्फ ए को हमने यहां पर विजुलाइज कराया, और आइडेंटिफाई ए, यहां पर ए को आइडेंटिफाई करा दिया। फाइंड द इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये देखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को जब हमने आइडेंटिफाई कराया तो ये क्या हो गया, ए। मतलब यहां पर जो हमने सॉल्यूशन आपको बताने का कोशिश किया, उसी सॉल्यूशन का ये क्या है, दिस इज द विजुअल डायग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन, या ये आपके सॉल्यूशन का विजुअल डायग्राम है। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आओ आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन आपसे ये कहता है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट डाटा वाज कलेक्टेड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत। डिकोडिंग द प्रॉब्लम को कैसे डिकोड किया जा रहा है, देखो। डिफाइन सेट f इज इक्वल टू फ्रेंच, e इज इक्वल टू इंग्लिश एंड s इज इक्वल टू संस्कृत। लिस्ट गिवन दैट वैल्यूज, नंबर ऑफ एलिमेंट in the group universal set is equal to how much, 50, number of element in French 17, number of element in English 13, number of element या number of student in Sanskrit is equal to how much, 15। अब सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट f इंटरसेक्शन s की अगर बात करेंगे तो f में यहां पर आप देख रहे हैं f का मतलब क्या हो गया आपका, फ्रेंच। f का मतलब क्या हो गया, फ्रेंच वाले कितने हैं, 17, और f इंटरसेक्शन s की बात कर रहा है, s में कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 15 हैं। s में कितने हैं आपके, तो आप बोलेंगे 15 हैं। और फिर आपसे कहता है नंबर ऑफ f इंटरसेक्शन s इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ f इंटरसेक्शन e इज 9, नंबर ऑफ e इंटरसेक्शन s इज 4। और ये सारे के सारे इंटरसेक्शन के प्रॉब्लम्स के बारे में आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या किया गया है, बता दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने बताया हुआ है ना, उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको एक एक स्टेप दिखा दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। फिल द वेन डायग्राम, कैसे हम लोग वेन डायग्राम को फिल करेंगे, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, एंड आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। ये पूरे के पूरे प्रोसेस को हमने यहाँ पर क्या किया, वेन डायग्राम से फिल कर दिया है, और यहाँ से हम सबकी संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपको ओनली निकालना है या 2 को निकालना है तो इस वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। तो एक और प्रॉब्लम हम लोग उठा लेते हैं। आपसे कहता है कि इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स and set B has 6 elements, then what is the possible number of element in A union B? तो A union B का मतलब कितना हो गया, 3 + 6 - n A intersection B। तो सीधी सीधी बात हो गई, दिस इज 9 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A intersection B। अब आप बताइए भाई, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन A intersection B निकालना है तो कंसीडर द एक्सट्रीमिटीज, मैक्सिमम यूनियन, मिनिमम इंटरसेक्शन। ठीक है, occurs when the set are disjoint, then number of element in A intersection B is equal to how much, 0। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर ये दोनों सेट क्या हो गए, डिसज्वाइंट हो गए, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर कभी सेट A सेट B में आ गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू NA, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये दो केसेस बनेंगे। पहले वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू 9, कब, जब ये दोनों डिसज्वाइंट सेट होंगे। और दूसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू NA हो जाएगा, और इसकी संख्या आपकी 9 - 3 कितनी बन जाएगी, 6। कंक्लूजन, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B कैन बी एनी इंटीजर फ्रॉम 6 to 9 इंक्लूसिव। करेक्ट आंसर चूज इज D, 6, 7, 8, 9। समझ रहे हैं मेरी बात को ना, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आपका क्या कर सकता है, ये बन सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर जब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं तो 6, 7, 8, 9 इनमें से आपका कोई भी आंसर बन सकता है। ठीक है ना, शायद आप इस बात को समझे भी होंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाला बात जब आपका क्लियर हो गया है तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर जो अपना प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, वो क्या तैयार किया है, वेन डायग्राम को हमने समझा,
वेन डायग्राम को समझने के बाद में हमने ऑपरेशन सीखे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। इसके बाद में फिर इनके कैलकुलेशन के ऊपर हम लोगों ने बात करने का क्या किया, कोशिश किया। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं कुछ एक प्रॉब्लम समझाने का कोशिश कर रहा हूं, इसको देखिएगा आप अच्छे से। एक प्रॉब्लम मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, इसको आइए थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सपोज करिए कभी आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दे दी जाए कि एक एग्जाम हो रहा है। एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं, एक एग्जाम हो रहा है और उस एग्जाम में एक एग्जाम हो रहा है, उसमें मैथ्स में जो पास स्टूडेंट हैं वो हैं आपके 70%। जो इंग्लिश में पास स्टूडेंट हैं वो हैं आपके 60%। इंग्लिश में पास स्टूडेंट आपके कितने हैं, 60%। ये भी पास है, मैं पास लिख दे रहा हूं। इंग्लिश में जो आपके पास स्टूडेंट हैं ये हैं आपके 60%, और बोथ दोनों में जो पास स्टूडेंट हैं बोथ वो हैं आपके 20%। ये पास है। आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु नीदर पास इन मैथ्स नॉर इन इंग्लिश। आपसे कहता है कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स find out percentage of those students who neither passed in maths nor in English. Who neither pass in maths nor in English. Pass in maths नॉर इन इंग्लिश। जो ना तो मैथ में पास हो रहे हैं और ना ही वो किस में पास हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में पास हो रहे हैं। देखो बच्चों, एक बात आप अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखिएगा कि जो वेन डायग्राम होता है ना, वो हमेशा कॉमन परसेंटेज के लिए बनाया जाता है। जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम ऑलवेज फ्रेम्ड फॉर कॉमन परसेंटेज, नॉट फॉर कॉमन वैल्यू। और ओनली के लिए हम लोग कॉमन को माइनस करते हैं। तो हम यहां पर डायग्राम आपके लिए बना रहे हैं, आप इसको देखिएगा। हम यहां पर आपके लिए डायग्राम बना रहे हैं, आप इसको देखिएगा। यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया, सर दिस इज मैथ्स एंड दिस इज इंग्लिश। ये मैथ्स हो गया और ये आपका क्या हो गया, इंग्लिश। बताओ मैथ्स में कितने परसेंट पास हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे 70%। सर जब मैं आपसे पूछूंगा इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में पास हो रहे हैं सर 60%। और जो दोनों में पास हो रहे हैं वो कितने पास हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे 20% दोनों में पास हो रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने पास हुए, तो 70 माइनस 20 दैट इज 50%। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हुए, तो 60 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 40%। ये परसेंटेज थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं। यहां पर मैं 50 कर देता हूं, 50%, और यहां पर मैं 40% कर देता हूं। तो यहां पर डेटाबेस आया मेरा 50% और यहां पर आ गया 40%। ये हो गया आपका 50% और यहां पर हो गया आपका क्या, 40%। तो जब मैं पूछूंगा ओनली मैथ्स में कितने पास हो रहे हैं, 50 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 30%। अगर मैं पूछूं ओनली इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, तो 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 20%। और भाई अगर ये पूछा जाए दोनों में कितने पास हो रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 20%। अब ओवरऑल अगर आप निकालिएगा तो ओवरऑल कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 20 20 40 40 और 30 कितना हो गया, 70%। ये 70% लोग कैसे हैं, या तो ओनली इन मैथ हैं, या तो ओनली इन मैथ्स हैं,
या तो ओनली इन इंग्लिश हैं और या तो इन बोथ हैं, दोनों में हैं। तो ये बड़ी सीधी सीधी बात ये कहता है, ये इम्प्लाई करता है कि अब जो 30% जनता बची हुई है ना, ये ऐसे लोग हैं हु नीदर पास्ड इन मैथ्स नॉर इन इंग्लिश, नाइदर इन मैथ्स नॉर इन इंग्लिश, नाइदर इन मैथ्स नॉर इन इंग्लिश। सर ये ना तो मैथ्स में पास हो रहे हैं और ना ही ये लोग इंग्लिश में पास हो रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव नीदर पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड नॉर इन इंग्लिश, ठीक है। आपके परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन सेट थियरी से बनते हैं और मैंने सबको बहुत ही डिटेल में प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बिहाफ पर आपको समझा दिया है एंड आई होप आप सभी लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो दिस इज ऑल ओके अबाउट सेट थ्योरी, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर करेंगे और धीरे धीरे करके आप अपने सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट।